नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और इस सेशन में हम करने वाले हैं भारत के संविधान के विकास की बात हमने कर ली थी। उसके बाद हम भारतीय संविधान की जो है अधिनियम भी पढ़ लिए थे, और कल हमने देखा था कि भारतीय संविधान की जो है किस तरह से जो है गठन हुआ था। और आज हम आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे आगे पढ़ने से पहले हम जो है हमारी कल की जो क्लास है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने। उसमें हमने देखा था कि सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग की थी, वो मांग की थी बाल गंगाधर तिलक साहब ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में के स्वराज्य विधेयक के अंदर मांग की थी। और व्यक्तिगत रूप से मांग 1934 में एम एन रॉय ने की थी। उसके बाद 1934 में ही स्वराज्य पार्टी ने मांग रखी थी। और उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने पहली बार मांग रखी थी। कांग्रेस जो हमारा जो उस टाइम का राष्ट्रीय दल था और राजनीतिक संस्था थी, वो थी कांग्रेस। और कांग्रेस ने 1935 में पहली बार मांग रखी थी। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा को की मांग को स्वीकार किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंदर ये स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ भाई, हम तुम्हारा बना देंगे संविधान सभा, तुम थोड़ा ठंड रखो। 1942 में फिर ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। क्रिप्स प्रस्ताव कहाँ भेजा? भारत में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा और संविधान सभा के प्रारूप का उल्लेख किया। परंतु इसमें क्या है, मुस्लिम लीग बोला कि हमने हमें नहीं चाहिए ये वाला क्रिप्स प्रस्ताव, हमें नहीं चाहिए संविधान सभा, हमारे अकॉर्डिंग बनाओ, नहीं तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया इस प्रस्ताव को। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन में कुल जो संरचना है उसकी हम बात करें तो कुल 389 जो है सदस्य थे इसमें। 389 में से 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत के थे और 93 जो है देसी रियासतों के थे, जिसमें हमने कल डिटेल में चर्चा करी थी। उसके बाद देखो, प्रांतों व देसी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया था 389। तो ये किस बेस पे जो है सीटों का आवंटन किया गया? तो ये जनसंख्या के अनुपात में किया गया। मतलब एक सीट इज इक्वल टू 10 लाख की जनसंख्या। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है रिजर्व कर दी गई। फिर उसके बाद ब्रिटिश भारत में सीटों का आवंटन तीन समुदायों के बीच में किया गया। मतलब 296 जो सीटें थी, इसको भी तीन भागों में बांटा गया। इसमें क्या कौन कौन सी थी? मुस्लिम मुस्लिम सीटें थी, सिख सीटें थी और एक सामान्य सीटें थी। सामान्य सीटें थी, है ना। तो तीनों सीटों को तीनों कैटेगरी में बांटा गया 296 सीटों को। उसके बाद देसी रियासतों के प्रतिनिधि को देसी रियासतों के प्रमुखों द्वारा नियुक्त किया गया। जो 93 सीटें थी, उसमें क्या देसी रियासतों के जो प्रमुख थे, उनके द्वारा ही यहाँ पे नियुक्ति की गई। और इसके चुनाव हुए। चुनाव कैसे हुए? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे हुए कि इसमें जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली होती है, जो ये आपकी, जिससे राष्ट्रपति या राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो इस जो प्रणाली से जो है चुनाव हुए। और चुनाव होने के दौरान जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इस प्रणाली के दौरान। ठीक है, चुनाव हो गए। चुनाव होने के दौरान क्या हुआ? जुलाई 1946 को जो है चुनाव होते हैं। इसका परिणाम क्या रहता है कि कांग्रेस के पास तो 208 सीटें आ जाती है और मुस्लिम लीग के पास 73 सीट ही आती है। और अन्य जो भी बच जाते हैं दल, उनके पास आती है 15 सीटें। इस तरह से 296 सीटों का हो जाता है वर्गीकरण। उसके बाद देसी रियासतों ने 93 सीटें तो भेज ही दी थी, देसी रियासतों के प्रमुखों ने। तो इस तरह से 389 सीटों पे हो जाता है चुनाव। मतलब कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य के 15। तो उसके बाद क्या होता है? भारत का विभाजन हो जाता है। आपको पता है 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है। तो कुल सीटों की संख्या कितनी रह जाती है? 389 में से पाकिस्तान बनने के बाद 299। 299 सीटें रह जाती है। मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 299 सीटों का होता है वर्गीकरण। इसमें निर्वाचित और देसी रियासतें। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 229। और देसी रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 70। तो ये कल हमने सबने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि टोटल 229, ये जो फिगर आपका आगे आ जाता है, 229 और 70 मिला के 299 का जो है फिगर आ जाता है। ये 299 कर लेना। ठीक है। उसके बाद हम कुछ फैक्ट देखे थे जहां से हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में जो है प्रश्न आने वाले हैं। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। एससी सदस्य की संख्या 26 थी, एसटी की 33 थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक सदस्य जो कहाँ से चुने गए थे, तो सर्वाधिक सदस्य चुने गए थे आपके 55 संयुक्त प्रांत से। उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान में कितने सदस्य चुने गए थे। राजस्थान से आपके केवल और केवल 12 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 11 तो देसी रियासतों से थे और एक जो है चीफ कमिश्नरेट अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से था।
उसके बाद होती है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके बाद जो है हमने अ, इसके बाद देखेंगे आज की क्लास में, और इसके बाद जो है हमारी जो है संविधान सभा का प्रारूप, संविधान सभा की जो समितियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले जो है ये है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो इंडियन जो पॉलिटी है, कोई सा भी एग्जाम हो कांस्टेबल के अलावा भी, तो वहां पर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरी क्लास में से ही आएगा, ये इस बात की गारंटी आप ले लो मुझसे। और दूसरा ये है कि आप अपनी इस क्लास को लेने के बाद, जैसे 2 क्लासें मेरी हो गई है, तीसरी क्लास ये है, तो इन 3 क्लास में जितना मैंने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। घटना चक्र में से देख लेना या कहीं और से भी देख लेना, कोई टेस्ट सीरीज देख लेना, कोई कोचिंग के नोट्स देख लेना। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा, है ना। तो पहली बैठक की हम बात करें, पहली बैठक, तो पहली बैठक में क्या क्या हुआ। पहली बैठक हुई पहली बात तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, इस बैठक में क्या क्या हुआ, इस बैठक में, ये बैठक कहाँ पे हुई, पहली बात तो कहाँ पर हुई, कहाँ हुई, ये बैठक हुई आपके दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, तो दिल्ली में बैठक हुई। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर अब बैठक हुई तो बैठक की अध्यक्षता तो कोई करेगा ना, तो यहाँ पर क्या है कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करें तो ये फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद फर्स्ट अस्थायी उपाध्यक्ष भी हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, जो फैक्ट है ना, फैक्ट को तो रटना है। फर्स्ट अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे आपके, फर्स्ट अस्थायी उपाध्यक्ष थे आपके फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी आपके अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। अब जो प्रथम वक्ता, संविधान सभा के प्रथम वक्ता मतलब जिन्होंने भाषण दिया संविधान सभा में, वो कौन थे, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी साहब थे, जेबी कृपलानी साहब थे जो आपके ये थे। ठीक है, प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी। उसके बाद होगा, अब इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसा ही चुन लिए गए। प्रथम वक्ता की भी बात हो गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि प्रारूप समिति का गठन हुआ। मतलब अब संविधान बन रहा है तो संविधान का क्या ढांचा होगा, किस तरह से संविधान में कितने अनुच्छेद होंगे, कितनी अनुसूची होगी, कौन कौन से कानूनों को शामिल किया जाएगा, किन राज्यों को छूट दी जाएगी, तो ये सारा जो है एक ढांचा मतलब प्रारूप तैयार किया गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, हम बात करें प्रारूप समिति तैयार की गई है ना, तैयार पर विचार विमर्श किया गया, विचार पर विचार विचार विमर्श किया गया। ठीक है, मतलब प्रारूप समिति के विचार विमर्श की बात की गई। अब इसमें देखो गठन किसने किया, प्रारूप समिति का गठन किसने किया, तो वो किया था आपके बी एन राव, बी एन राव ने जो है प्रारूप समिति तैयार करके इसका गठन किया था। अब प्रारूप समिति बी एन राव ने गठन की। अब ध्यान रखना, यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्रारूप समिति तैयार किसने की, तो वो थे बी एन राव साहब। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष कौन था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, अभी देखो इसमें लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो अब ये प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। तो गठन की दिनांक भी लिख लो आपने, 29 अगस्त 1947। ठीक है, डेट आ गई, दिनांक आ गई। अब देखो प्रारूप समिति के सदस्य, सदस्य, ठीक है। अब देखो इसमें पहले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये अध्यक्ष भी थे इसके, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तीसरे कौन थे, अल्लादी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरे लिखवा रहा हूँ।
इसमें तो ये ध्यान रखना, ये जो है आपके 7 सदस्य, इनको पूरा जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये याद करा देता हूँ अभी आपको। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर कौन थे चौथे, के एम मुंशी, के एम मुंशी। उसके बाद गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। छठे कौन थे, छठे थे आपके एन माधव राव, एन माधव राव। सातवें कौन थे लास्ट, टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णाचारी। ठीक है। अब इसमें देखो क्या था कि ये 7 सदस्य चुने गए थे। कौन कौन, भीमराव अंबेडकर जो कि आपके प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, ये मान लो कप्तान थे ये टीम के, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है आपके कप्तान थे टीम के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, कृष्ण स्वामी अय्यर, देखो कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी आयंगर। तो दो तो कृष्ण जी के नाम पर हैं, ठीक है, दो तो कृष्ण जी के नाम पर है, कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। तो ये तो भगवान का नाम हो गया, तो ये ध्यान रखना। एक तो भीमराव अंबेडकर याद हो गया, एक सादुल्ला जी याद हो गए, और दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर, और एक आपके गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, 4 याद हो गए। फिर के एम मुंशी साहब थे और माधव राव थे। अब माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी, ये दो थे ना, छठा और 7वें नंबर के, इनके साथ हुई कुछ ट्रेजेडी। क्या हुई कि ये आए थे किसी और के स्थान पर। किसके स्थान पर आए थे, माधवचारी थे बीएल मित्र के स्थान पर, बीएल मित्र के स्थान पर। क्या हुआ था कि बीएल मित्र साहब की क्या तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बनूंगा सदस्य, तो माधव राव को बना दिया गया, ठीक है। टीटी कृष्णमाचारी आए थे डीपी खेतान की जगह, डीपी खेतान की जगह। डीपी खेतान साहब को देखो क्या हुआ था, 5 तो ये थे, छठे इनको नियुक्त किया गया था बीएल मित्र को, 7वां डीपी खेतान को नियुक्त किया गया था। पर बीएल मित्र साहब की हो गई तबीयत खराब, तो उसके बाद माधव राव को जो है नियुक्त कर दिया गया इनकी जगह। और टीटी कृष्णमाचारी जो है इनको नियुक्त किया गया डीपी खेतान की जगह, क्योंकि डीपी खेतान की जगह इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, डीपी खेतान साहब की डेथ हो गई थी, तो इसलिए इनको यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो के, खेतान मतलब के और कृष्णचारी मतलब के, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना, खेतान कृष्णचारी, खेतान कृष्णचारी। और बीएल मित्र, मित्र मतलब आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, 3 इडियट मूवी में मित्र ही रहते हैं ना, वो 3 दोस्त रहते हैं, तो उसमें एक था माधव, मतलब रियल नाम माधव था ना वो, है ना, माधवन, एन माधवन, क्या नाम था उसका। तो वो माधव से मित्र, ऐसे याद रख लेना, है ना, मैंने ऐसे याद किया था, तो आप भी ऐसे याद रख लेना। बाकी अपने अपने शॉर्टकट निकालो, ट्रिक निकालो, तो वो ज्यादा बेस्ट कर दिए। तो ये है इसमें चीज, ठीक है। अब ये हो गया प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन हो गया। उसके बाद देखो कुछ फैक्ट लिखो कि हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को भी अपनाया गया। तो ये देखो इसमें लिखो कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, किस डेट को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, वो डेट कौन सी है, वो है आपके 22 जुलाई 1947। मतलब भारत आजाद हुआ था उससे 1 महीना पहले। भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और ये राष्ट्रीय ध्वज मतलब झंडा तो चाहिए ना, अब आजादी से पहले तो झंडा पहले 1 महीना पहले बनवा दिया था, मतलब ये से याद कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति। इन तीनों की बात करें तो इनको कब अपनाया गया था, इनको अपनाया गया था 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे 2 दिन पहले। तो ये संविधान सभा की अंतिम बैठक मानी जाती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक मानी जाती है। तो प्रथम बैठक कब थी, 9 दिसंबर 1946, और अंतिम बैठक कब थी, 24 जनवरी 1950, ठीक है। ऊपर लिखवाया था ना मैंने अभी, ये देखो, पहली बैठक कब, 9 दिसंबर 1946, और अंतिम बैठक आपके 24 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखो कि मई 1949 को, मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल देशों की भी सदस्यता ले ली थी। राष्ट्रमंडल क्या है, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल एक ही बात है। कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल वह देशों का संगठन है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश राज्य है, उसके उपनिवेश रहे हैं।
उनका संयुक्त से एक संगठन है, तो वो उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ संगठन है जो कि आपके उपनिवेश जो रहे हैं ब्रिटिश सरकार के, तो उसके वो हैं। ठीक है, उनका संगठन है। मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली थी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं आपको। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, देखो इसमें लिखो संविधान। एक काम करो, ऐसे दो डेट याद करो, ऐसे याद हो जाएगा आपको। 26 नवंबर 1949, और एक याद करो 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये दो डेट आप याद करो, 26 नवंबर 1950। तो संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार, संविधान बनकर तैयार। हमारा जो संविधान है कब बनकर तैयार हुआ, क्वेश्चन सीधा आएगा कब बनकर तैयार हुआ, तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, और आंशिक रूप से ये लागू भी हो गया था, आंशिक रूप से मतलब कुछ इसके जो कानून थे, कुछ जो अनुच्छेद थे वो लागू हो गए थे। जिस आंशिक रूप से लागू, लगभग 15 अनुच्छेद थे जो लागू हो गए थे, जिसमें से मैं बात करूं जैसे मूल अधिकार वाला, मूल अधिकार है ना, और नागरिकता वाला। अब यहाँ पे आपको जो है प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि है ना, जब 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया था, मतलब बनकर तैयार हो गया था, है ना, तो फिर क्यों क्यों ऐसा रहा कि 26 जनवरी 1950 को ही जो है ये संविधान लागू हुआ, उस दिन क्यों नहीं लागू हुआ 49 में, मतलब एक महीने बाद क्यों लागू हुआ, सीधी सी बात है 2 महीने बाद क्यों लागू हुआ। इसका रीजन ये है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, आंशिक रूप से लागू भी हो गया, लगभग 15 से 16 अनुच्छेद थे जो लागू हो गए थे, जिसमें से मूल अधिकार नागरिकता संबंधी, है ना। और इसके बाद हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण लागू हो गया, पूर्ण लागू हो गया था, है ना। और इस जब ये लागू हुआ संविधान, तो इसको बनाते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको जो मनाते हैं वो है आपके संविधान दिवस के रूप में, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा यार, 26 नवंबर 1949 को जब लागू हो गया था संविधान, तो फिर मतलब ऐसी मतलब बनकर तैयार हो गया था, तो ऐसी क्या बात हुई कि 26 जनवरी 2 महीने बाद मतलब लागू किया इसको। तो उसमें क्या था कि देखो 1930 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, 1930 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, 26 जनवरी का टाइम था, 26 जनवरी 1930। इस टाइम क्या हुआ था, नेहरू जी ने क्या किया वहां पर, लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे अपना भारत का झंडा फहरा दिया। ठीक है, वहां पे भारत का झंडा फहरा दिया 1930 में ही, बोले हम तो आजाद हैं, स्वराज्य की घोषणा कर दी कि हम तो आजाद हैं, तुम कुछ ही कर लो अंग्रेज, हम तो आजाद हो गए। तो 26 जनवरी 1930 को जो है ये झंडा फहराया था, तो इसी कारण से संविधान जो लागू किया गया 26 जनवरी के दिन किया गया। और 26 जनवरी को मतलब एक यादगार लम्हा बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को जो है ये जो लागू किया गया, और इसी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, मतलब स्वराज्य की घोषणा कर दी थी झंडा फहरा के। हमारे नेहरू जी थोड़े वो थे, ठीक है, तो नेहरू जी ने ये घोषणा कर दी थी, इसलिए जो है इसको यादगार बनाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, आगे आओगे समझ में। अब देखो, राष्ट्र यहाँ से क्वेश्चन आने की आपकी आपकी पूर्ण संभावना है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, ये तो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखो, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, संविधान सभा की, उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक होती है, कब होती है वो होती है 11 दिसंबर 1949 को। ठीक है, मतलब 9 दिसंबर, सॉरी, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को मतलब पहली बैठक होती है।
पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष वगैरह ही चुन लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे ना, अस्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे सच्चिदानंद जी, इनको हटा दिया जाता है और बोलते हैं हम तो स्थायी अध्यक्ष चुनेंगे। स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो पहले स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे आपके पहले स्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो स्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो स्थायी उपाध्यक्ष भी तब चुन लिया जाता है। तो स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी साहब। ठीक है, रानी मुखर्जी के संबंधी नहीं थे ये, ध्यान रखना कहीं रानी मुखर्जी के संबंधी याद कर लो आप। ठीक है, याद देखो किसी भी तरह से करो, अपने ट्रिक मन में बना लो और याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से करो। मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा हिंट देता रहूंगा ताकि आपको ऐसा दिमाग में याद रहे। ठीक है, तो स्थायी उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे और स्थायी अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, और हम बात करें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे आपके कौन? वो थे आपके बी एन राव। बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। बी एन राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद स्थायी उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है एस सी मुखर्जी। ठीक है, अब एक फैक्ट और लिख लो, लिखो तो कि पहले अस्थाई पहले स्थायी उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और दूसरे जो हैं, दूसरे स्थायी उपाध्यक्ष वो थे आपके वी टी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब देखो, आपने ये नाम सुना होगा पहले भी, अभी कहाँ सुना था? प्रारूप समिति में सुना था। वो था कृष्णमाचारी, लेकिन और यहाँ पे भी है कृष्णमाचारी। अब देखो आप सोच रहे हो यार कृष्णमाचारी प्रारूप समिति में भी था और उपाध्यक्ष भी था, तो अब देखो वो था टीटी कृष्णमाचारी और ये है मिस्टर वीटी कृष्णमाचारी। टीटी और वीटी में अंतर है, देखो ऊपर मैं लिखा हूँ आपको, ये देखो, ये था टीटी कृष्णमाचारी और ये था वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो दूसरे उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है, तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, तो वहां पे जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर जब भी करो तो पेपर को पहले ना ऑप्शन को ढंग से पढ़ा करो, 2 बार पढ़ा करो, है ना। बहुत टाइम मिलता है, 2 घंटे का या 1.5 घंटे का जो भी टाइम मिलता है आपको, तो उसमें 100 या 120 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी वन लाइनर, तो बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, मैथ या रीजनिंग में टाइम लगता है, बाकी तो ये वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने में क्या टाइम लगता है आप भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर होती है 13 दिसंबर 1946 को एक और बैठक। 13 दिसंबर 1946 को क्या होती है? संविधान सभा की बैठक होती है। संविधान सभा की क्या होती है? बैठक। अब इस बैठक में क्या होता है? इस बैठक में क्या होता है देखो, सारी बैठकों की बात नहीं करेंगे, ये 2-3 बैठकें यही इंपॉर्टेंट है। और सारी बैठक तो ऐसे पढ़ते तो ना रहेंगे 1950 तक, हमको भी 2-4 साल लग जाएंगे तब तो पढ़ने में। तो देखो 13 दिसंबर 1946 को जो है आपकी संविधान सभा की बैठक होती है। इस बैठक में क्या होता है? इस बैठक में क्या होता है कि एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एक उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। कौन लेके आता है ये लेके आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू साहब एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और संविधान निर्माण का कार्य स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि हम हमारे संविधान जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हम रखने वाले हैं। हम समानता की बात करने वाले हैं, कानून के समक्ष समानता की बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे बंधुत्व की बात करने वाले हैं, सभी को जो है पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे। हालांकि पंथ निरपेक्ष की बात बाद में हुई थी, लेकिन मोटो तो यही था, इसलिए बाद में संशोधन कर दिया गया था, है ना। तो सभी को कानून में न्याय की, आर्थिक सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर की, है ना। तो ये जो है हमने जो
हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो हमारे संविधान का जो है एक तरह से प्रस्तावना है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही जो हमारा आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी थी। जो संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ी होगी ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना? तो ये वाली जो है आपकी संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव ने ही इसका जो है रूप ले लिया था। हाँ, एक एक ही बात बताता हूँ आपको मैं। बात यह है कि है ना, मेरा पुलिस सब इंस्पेक्टर का, पीएसआई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था 2018 बैच का जो इंटरव्यू था ना, तो वो 2020 या 21 में लगा था, कुछ ऐसा ध्यान नहीं मेरे को। तो क्या हुआ, तो वहां पर है ना, मतलब पूछा, मैं इंटरव्यू जैसे एंटर हुआ रूम में, तो वहां पे जो शिव सिंह राठौड़ साहब बैठे हुए थे, सदस्य थे जो आरपीसी के, तो वो थे पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, वो कौन से उससे थे, पॉलिटिकल साइंस से, और मैं भी पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने पूछा कि क्या क्या किया है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मैंने बोला कि सर पॉलिटिकल साइंस से। तो बोले अच्छा क्या पढ़ के आया, मैंने बोला कि फिर कि सर पढ़ के तो लगभग सभी आया हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा सब पढ़ के आया हो, तो आप ये बताओ कि किस में आप कंफर्टेबल हो, जो पढ़ के आया उसमें। मैं बोला सर इंडियन पॉलिटी, मैंने ऐसे कह दिया। फिर उन्होंने क्या पूछा, कोई मतलब सोच नहीं सकता उन्होंने मतलब क्या सवाल किया मुझसे। उन्होंने सीधा सा सवाल किया, अच्छा इंडियन पॉलिटी, तो उसमें से पूछ लें, बोला जी सर। तो उन्होंने पता है मेरे को क्या बोला कि चलो संविधान की प्रस्तावना सुनाओ। मतलब कोई ऐसे पूछता है कि संविधान सभा की प्रस्तावना कब हुई, है ना, ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं मतलब, या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। मेरे को क्या बोला कि आप है ना संविधान की प्रस्तावना सुनाओ, पूरी प्रस्तावना सुनाओ। अब अपन रहे खतरनाक आदमी, अपन स्टार्ट करें, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, और मतलब प्रस्तावना मैंने सुनाना स्टार्ट करी। अब सब हम मैंने सुनाना करी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र राज्य बनाने के लिए, है ना। तो ऐसे मैंने मतलब दो तीन लाइनें जो पूरी सुनानी, पूरी मतलब पूरी सुना रहा था मैं तो। फिर उन्होंने बीच में रोक दिया, अच्छा बोला ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो मतलब उनको लगा कि प्रस्तावना कौन ही याद करता है, लेकिन मैंने याद कर ली थी। याद क्यों कर ली थी मैं बताता हूँ उसका, कि जब मैं परिष्कार को मतलब परिष्कार से मैं पास आउट हूँ, तो परिष्कार मैंने कॉलेज में जब मैंने पढ़ाई करी थी, तो वहाँ पे एक सर थे, वो आरएस की तैयारी करते थे, उनका नाम था कृष्ण सर, है ना। तो वो आरएस भी है अभी वर्तमान में। तो उन्होंने क्या है उस टाइम 2000 मतलब सेकंड ईयर में था मैं, तो सेकंड ईयर में उन्होंने वो प्रस्तावना रटा दी थी उस टाइम, ठीक है। तो जब भी मैं तैयारी करता था ना, उस टाइम रटाई थी, जब भी मैं फिर पढ़ता था, घर पे पढ़ता था या लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ता था, संविधान सभा, तो एक बार मैं हमेशा प्रस्तावना को पढ़ लिया करता था। तो वो देखो वो चीज़ मेरे वहां पे काम आई। तो मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था, फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2-3 नंबर कम रहे थे, तो कोई बात नहीं। तो अभी अपन भी ठीक है, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई आपकी, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, पढ़ाई आपकी कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने 2012 में मैंने जो जो है प्रस्तावना याद करी थी, और वो 2020 या 21 में मेरे जो है काम आई, तो पढ़ाई कभी भी आपकी जाया नहीं जाती। ये एक ऐसी चीज है कि जितना आप इसका रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे, ये इतनी ही ज्यादा आपकी मजबूत होगी। तो पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती, ठीक है। तो चलो आते हैं वापस। उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, और बाद में यही ये जो है, यही प्रस्तावना भारत के संविधान की बनी, ठीक है, प्रस्तावना बनी, ठीक है। उसके बाद देखो कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब लाया गया, 13 इधर लिख रहे थे, कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946। और प्रस्ताव पास कब हुआ, प्रस्ताव पास कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव तो प्रस्तुत किसने किया, नेहरू जी ने, परंतु पास तो संविधान सभा ही करेगी ना। तो वो पास किया था आपके 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। तो ये बारीकी वाले क्वेश्चन आते हैं कि प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ और प्रस्ताव पास कब हुआ, तो ये चीज ध्यान रखना आप। उसके बाद देखो कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। देखो संविधान निर्माण की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, और अंतिम बैठक हुई इसकी 26 नवंबर 1949। अब आप बोलोगे सर आपने तो 26 जनवरी 1950 बताया था, तो लेकिन संविधान तो यहाँ बनकर तैयार हो गया था। हम बात करें संविधान बनकर कितने समय में तैयार हुआ, तो यहाँ से काउंट करोगे ना आप, तो प्रथम बैठक और ये अंतिम, संविधान बनने की बात कर रहा हूँ। वैसे बैठक तो 26 नवंबर को हुई थी जब लागू हुआ था, उस दिन भी तो बैठक ही हुई थी ना। तो और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि 26 मतलब संविधान सभा की जो है
बैठक कब हुई, और एक आएगा क्वेश्चन संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो इसमें लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो ये लिख लो, इसको डाउन नोट डाउन कर लो और इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें खर्चा कितना हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस टाइम, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इसके अंदर। ठीक है। इंपॉर्टेंट और क्या चीज है आपके लिए। इसके बाद देखो, ठीक है, संविधान सभा बनके तैयार हो गई, 64 लाख रुपए खर्च हो गए। अब देखो, अब इसमें देखो क्या हुआ कि इसमें जो है, अब संविधान में बहुत सारे लोग बैठे थे। कितने लोग बैठे थे? 270 लोग बैठे थे। ठीक है, 229 और वो जो है ना, बताया था ना मैंने कल आपको, कितने बताए थे? कमेंट, चलो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो 200, सॉरी, 299 लोग टोटल थे, जिसमें से 229 और 70 थे, ऐसे था। अच्छा, 299 लोग थे। अब इसमें से ना हस्ताक्षर कितनों ने किए? संविधान सभा के पक्ष, संविधान निर्माण हो गया था तो उसके पक्ष में हस्ताक्षर कितनों ने किए? इसमें किए 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। और लेखन का कार्य किसने किया? संविधान के लेखन का कार्य किया आपके प्रेम बिहारी नारायण। इंपॉर्टेंट है ये, कोई नहीं बताएगा आपको, नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको संविधान का लेखन का कार्य किया। ठीक है। अब इसमें कुछ है, संविधान सभा की कुछ समितियां बनी थी। तो समितियां कौन कौन सी थी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संघीय संविधान समिति, देखो फालतू की चीज कोई नहीं बताऊंगा, मैं काम की चीजें बताऊंगा सारी। तो आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। आप देख लेना, कोई भी आपका जो है एग्जाम का कोई भी पेपर हो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो वहां से जो है क्वेश्चन आएंगे, तो आप अपने नोट्स मिला लेना, इस नोट्स को मिला लेना। और उसके बाद जो है आप वहाँ पे पेपर करना, आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, आपने ये समितियां पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, और पढ़ी है तो आप, अब आप देखना, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि बिखरी हुई हैं चीजें सभी जगह, मैंने सबको एग्जाई कर दिया, एक साथ कर दिया। ठीक है। तो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, उसके बाद हम कहते हैं राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। अभी देखना, ये जो समितियां लिखवा रहा हूँ वो याद कैसे होंगी। ठीक है। उसके बाद देखो प्रांतीय संविधान समिति। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? प्रांतीय संविधान समिति। उसके बाद देखो कौन सी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। इसमें कुछ किसको अध्यक्ष बनाया गया था उसके बारे में बात करेंगे अपन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संचालन समिति के बारे में। तो थोड़ा, संचालन समिति। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रारूप समिति, और हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समितियां हैं। अब इसमें देखो, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, जो आपके संघीय संविधान समिति है, संघीय संविधान समिति है, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, तीनों जो समितियां हैं, इनके जो है अध्यक्ष एक ही थे। कौन थे? जवाहर लाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू साहब आपके देखो संघ संघ जहाँ आ रहा है, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के तो संघ भी राज्यों से मिलकर ही बनता है, राज्य है ना, सभी राज्यों से मिलकर जो बनता है वो संघ होता है। तो संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके कौन थे? वो थे आपके एक ही जने, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब इसके क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखो, प्रांतीय संविधान बोले कि सर राज्यों के लिए अलग, तो राज्यों को मैंने बता दिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब संचालन समिति, संचालन समिति नियम और प्रक्रिया वाली थी, मतलब इसमें नियम और प्रक्रिया बनाई जाती थी, जो संविधान सभा का जो संचालन किया जाता था ना, उसके संबंध में थी समिति। तो इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दो ही बची, दो ही याद करनी है, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का आपको सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है। तो आप देखो, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार की समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो ये था अभी अपन का जो है आज की क्लास। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, कल की क्लास में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम प्रस्तावना की। किसकी बात करेंगे? प्रस्तावना की। संविधान सभा आपकी हो गई है कंप्लीट। इसमें जो है आप एक मैं बता दूं, अब जो मैंने संविधान और अधिनियम जो बढ़ रहा है ना 3 क्लासों में, तो इन 3 क्लासों का आप एक बार रिवीजन करके कल की क्लास में आना। ठीक है। तो इसका एक बार रिवीजन करो हल्का, वैसे मैं क्लास में करा ही दूंगा कल, और आप एक बार पढ़ना। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपकी जो ये चीज है कंप्लीट हो जाएगी, फिर यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई सा पेपर उठा के देख लेना कि संविधान सभा का विकास और संविधान सभा का जो निर्माण है, ये मैंने आपको करा दिया है। तो 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। अब हम कल पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद देखते हैं, हमारे पास टाइम रहता है तो आगे और पढ़ेंगे। ठीक है। अनुसूचियां पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अनुसूचियां पढ़ लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, क्योंकि देखो आप ही का चैनल है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और जोश के साथ पढ़ाऊंगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। अभी मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं राजस्थान पॉलिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई हुई है। कुछ टॉपिक जो बच रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में करके बता देना, तो मैं वो भी करा दूंगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से, गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो मैं आपकी वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, और ये सारे नोट्स भी मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। देखो टाइपिंग का काम चल रहा है, प्रिंट वाले जो नोट्स है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। अब मेरा हो गया ऑफिस का टाइम, ऑफिस चलते हैं, उसके बाद मिलेंगे कल क्लास के अंदर। ओके, धन्यवाद।